हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2025 में आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, अब समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। आपके एग्जामिनेशंस 11th ऑफ जनवरी से शुरू होने वाले हैं और अगर आज की मैं बात करूं 9th ऑफ नवंबर जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो लगभग लगभग हमारे पास इफेक्टिव 50 डेज बचे हैं प्रिपरेशन करने के लिए। अब इस बचे हुए 50 डेज में कॉस्टिंग में आप क्या बेटर कर सकते हो, कैसे बेटर कर सकते हो, उसके बारे में जल्दी से जल्दी क्विकली डिस्कस करेंगे। ओके, सो लास्ट 50 डेज स्ट्रेटजी फॉर कॉस्टिंग सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2025। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके से स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, एक जनरल जो बातें सबके लिए एप्लीकेबल है और एक सिचुएशन बेस्ड स्ट्रेटजी। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है कि आपकी सिचुएशन कौन सी है और अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेटजी अपनी तैयारी के साथ अप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चार मेन एजेंडाज होंगे: जनरल स्ट्रेटजी, एबीसी एनालिसिस ऑफ द सिलेबस, सिचुएशन बेस्ड स्ट्रेटजीज फॉर एवरी सिचुएशन एंड फ्री रिसोर्सेज के बारे में थोड़ी डिटेल्स। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। तो पहले बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा, विच इज द थिंग विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द एस्पिरेंट्स, ऑल द पीपल हु आर गिविंग इन सी इंटरमीडिएट जनवरी 25, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा द जनरल स्ट्रेटजी। आइए ध्यान से सुनिएगा। बिफोर वी मूव ऑन, मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप सभी लोग ना जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है उसको दूर करो। देखो यार, समय कम है पता है, पर आप सीरियस होना बहुत अच्छी बात है। आपका फोकस अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। आपको गियर अप होने का टाइम है, ये गिव अप होने का टाइम नहीं है। आपको लोग बोलेंगे कि तुम्हारा ये नहीं हुआ, तुम्हारा वो नहीं हुआ, अरे वो सब मत देखो भाई। तुम इतने महीने से पढ़ रहे हो ना, तुमने इतनी मेहनत करी है ना, उसको आउटपुट दिखाने का समय आ चुका है। सो इट्स टाइम टू गियर अप, नॉट टू गिव अप। ओके, तो अब मुझसे प्रॉमिस करो कि यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट इन द कमिंग 50 डेज। और अभी के अभी जल्दी से आपका टारगेट क्या है कॉस्टिंग का, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालकर बताइए। कितने मार्क्स आप टारगेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करोगे तभी तो वहां तक पहुंचोगे। पहले से ही गिव अप मार दोगे तो कैसे पहुंचोगे। राइट योर मार्क्स इन द कमेंट बॉक्स नाउ। तो सर, हमें जो भी मार्क्स चाहिए, ऑब्वियसली पास तो सबको होना है, तो इन सब चीजों के लिए व्हाट इज नीडेड, कौन से चीजों की जरूरत होती है। सर, फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉस्टिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग वेराइटीज के बन सकते हैं। तो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वही क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, उसमें हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं और उसके जो पूरे प्रॉब्लम्स हैं, ये तो बेयर मिनिमम है पासिंग के लिए। मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना और आईसीआई के स्टडी मटेरियल, आपके जितने भी इलस्ट्रेशन और जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है पूरी बुक में, सारे के सारे आपके किए हुए होने चाहिए। ये कंप्लीट नहीं है, ये बेयर मिनिमम है। मतलब ये तो आपको करना ही है सबसे पहले। अगर आपका ये नहीं हुआ और कुछ और कर रहे हो तो बेवकूफी है। सबसे पहले से कंप्लीट करो। ठीक है, इसके बाद अब सिर्फ पास होने की तैयारी करते हैं और पेपर टफ आता है तो फेल हो जाते हैं। तो भाई अपनी तैयारी को थोड़ी ज्यादा रखो। 60 से 80 नंबर का टारगेट करोगे तो ये बात तो श्योर हो जाएगी कि 40 तो आ ही रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, अगर पेपर टफ भी आता है तो प्रॉब्लम्स फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज लाइक पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी, ये आपको करना है सेकेंड फेज में। तो अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, स्टडी मेट पूरे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो फिर आपको पीवाईक्यू, आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चंस देखने चाहिए, ताकि आपको और वेराइटीज पता चले कि प्रॉब्लम्स कैसे कैसे पेपर में आते हैं। पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी में भी अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइम यू हैव लेफ्ट, आप सिर्फ पीवाईक्यू भी करके जाओगे तो कम से कम आपको एक पैटर्न ऑफ पेपर पता चलेगा। कोई भी रैंडम क्वेश्चन किसी भी सोर्स से मत उठाओ, पहले इस चीज को निपटाओ, उसके बाद अगर समय बचता है तो रैंडम सोर्सेस को उठाओ। ठीक है, ये तीन चीजों के अलावा सब कुछ प्रिपरेशन अच्छी होने के बावजूद भी बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते। और परफॉर्मेंस के लिए दो चीजें चाहिए सर, कि पेपर के दौरान टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और इंटरमीडिएट के पेपर में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर मैनेजमेंट पर भी आपको काम करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट तब अच्छा होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा लिख कर प्रैक्टिस करके जाओगे किसी भी सब्जेक्ट की। और प्रेशर मैनेजमेंट तब अच्छा होगा जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और थोड़ा सा आप मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते रहेंगे, ताकि आप पेपर के दिन एग्जॉस्ट ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा सिलेबस में डीप डाउन जाता हूं और आपको ये बताता हूं कि अगर आपके पास समय कम है और अगर आपको डिसाइड करना है कि मेरे लिए कौन सी चीज ज्यादा प्रायोरिटी है, तो मैं आपको फटाफट चैप्टर्स के एबीसी एनालिसिस बता देता हूं। वैसे तो कॉस्टिंग में लगभग हर चैप्टर की कवरेज होती है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कहा जाए और कुछ भी बहुत कम कहा जाए, ऐसा नहीं है। फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट 12 अटेम्प्ट हमने एक एवरेज वेटेज निकाला है। तो भाई मार्जिनल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए।
दूसरे नंबर पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये आपके लिए बोनस है, छोटा चैप्टर है लेकिन नंबर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो भाई ABC तो सब लोग अच्छे से करके जाना, जिसके पास बहुत कम समय ABC ज़रूर कर लो। कॉस्ट शीट कंपलसरी, आना ही आना है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल हर बार आता है। हाँ, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से 8 नंबर का आएगा, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़ा कॉस्ट शीट से आ ही रहा है हर बार। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, इसको हमने कैटेगरी ए में डाला और करीबन 53 मार्क्स ये 5 चैप्टर कवर करते हैं आउट ऑफ 118 मार्क्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवरहेड्स, प्रोसेस, बजट, ये ऐसे जिनसे हर बार क्वेश्चंस आते हैं बट कभी 10 नंबर के आ जाते हैं, कभी 5 के, कभी 4 के, कभी 8 के, इट कीप्स चेंजिंग। ये मतलब ऐसे कंपलसरी चैप्टर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यार तुम्हारे अटेम्प्ट में हो सकता है मटेरियल से 10 नंबर का जाए, हो सकता है एम्प्लॉय से 4 नंबर का जाए, हो सकता है मटेरियल से 14 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो जिनको मैंने कैटेगरी बी बोल दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो, और उसके बाद बचते हमारे बचे हुए चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर आ जाता है आपका थ्योरी वाला, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यूनिट बैच, जॉब और कॉन्ट्रैक्ट में से कॉन्ट्रैक्ट डिलीट हो गया तो बचा जॉब, और JPBP ये मैंने कैटेगरी सी में डाला हुआ। तो आपको एक आइडिया लग गया है कि हायर प्रायोरिटी आपको किन चैप्टर्स में देनी है। अब मैंने जनरल स्ट्रेटेजी तो आपको बता दी कि आपको कौन कौन सी चीज़ों पर ओवरऑल कमांड होनी चाहिए, वो 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। अब सवाल ये उठता है सर कि उन 5 चीज़ों पर कमांड प्राप्त कैसे करें, तो वो डिपेंड करेगा कि अभी आपके सिचुएशन में हो। देखो दिन बचे हैं 50, ये ऐसा तो है नहीं कि फाउंडेशन का एग्जाम दे के आए हो और पूरा का पूरा 1 साल है ना। दिन बचे हैं 50। अब इन 50 दिनों में सब अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, पर सभी को पहुंचना एक ही जगह है। तो इस सिचुएशन बेस्ड स्ट्रेटजी वाले से मैं तुमको थोड़ी कोशिश करूंगा, थोड़ी मदद करने की, कि तुम उस गोल तक पहुंच पाओ। सबसे पहले तो तुम इन चारों ग्रुप में से अपने आप को मार्क कर लो कि तुम कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हो। कैटेगरी पी, जिनकी रेगुलर क्लासेस अच्छे से नहीं हुई है, या तो फिर रेगुलर क्लासेस हुई ही नहीं है, मतलब बेसिकली जिन्होंने अभी तक क्लास भी नहीं करी है। सबसे वर्स्ट कंडीशन। क्यों सर? 50 से 60% पोर्शन ऑफ द रेगुलर क्लास डन हो गया, मतलब आपकी रेगुलर क्लास अभी भी चल रही है, 50 दिन बचे हैं पेपर में। आर, रेगुलर क्लासेस हो गई हैं सर, लेकिन अब रिवीजन शुरू करना है, मतलब अभी अभी रिसेंटली आपकी रेगुलर क्लास खत्म हुई है। एस, सर रेगुलर क्लास भी हो गया, टाइम से हो गई थी, उसके बाद सर हमने रिवीजन भी टाइम से पहला वाला कंप्लीट कर लिया है। इन चारों परिस्थितियों में क्या अलग अलग मेरी तरफ से आपको टिप रहेंगी वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले कैटेगरी पी, देखो यार ऑब्वियसली तुम्हारे लिए जो आगे की राह है वो आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। तुमने अगर अभी तक क्लासेस नहीं करी और 50 डेज बचा है, तुमको क्लास भी करनी और रिवीजन भी करना है, तो ये देखो तुम सबसे पहले कि अगर तुम पेपर नहीं देते हो तो भी तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, और अगर तुम पेपर दे भी देते हो तो तुम्हारा जाना कुछ नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि एक बार कोशिश तो करके देखो, सोच के देखो क्या तुम मैनेज कर पाओगे। एक बार ट्राई करो, एक बार प्लान बनाने की कोशिश करो, सीधे गिव अप करने से अच्छा। तो ऑप्शन 1 ये हो सकता है कि अगर आपकी क्लासेस नहीं हुई हैं तो आप फास्ट ट्रैक क्लासेस ले लो। हो सकता है कि आपका एक आधा सब्जेक्ट बच गया हो पूरा ग्रुप की क्लास में से, मान लो सिर्फ कॉस्टिंग की क्लास बच गई है, तो मैंने फास्ट ट्रैक क्लासेस में 50 लेक्चर्स में पूरा सिलेबस करवाया। तो आने वाले 25 दिन में आप डेली 2-2 लेक्चर देखो, 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं, और उसको खत्म कर लो 25 दिन में, और बाकी के 25 दिन में रिवीजन कर लो। ये तब एप्लीकेबल होगा अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप एक दिन में 2 लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि शायद आपके बाकी के 2 सब्जेक्ट्स ग्रुप 2 के कंप्लीट हो चुके हैं क्लासेस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अगर आपकी क्लासेस तो हुई थी लेकिन प्रॉपरली नहीं हुई थी, या फिर आप रिपीटर हैं, पिछली बार जहां आपने क्लासेस करी आपको उतना समझ नहीं आया, उतना यूजफुल नहीं लगा, अभी भी आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो मैं ये बोलूंगा देखो यार, अगर तुमने क्लास करी है तो मेजॉरिटी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज कि जो भी हाई वेटेज के चैप्टर्स है ना, तुम उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, उनको ज़्यादा डेप्थ में जाके कर लो, और बाकी की रिवीजन वीडियोस देख लो। तुमको क्लास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने एक बार क्लास करी हुई है। बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर तुम फास्ट ट्रैक में जा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 3 वो बच्चा है सर जिसका एंटायर ग्रुप 2 का क्लासेस बचा है, तो मैं बोलूंगा भाई फिर ये भी ओवर एंथू होना भी सही नहीं है, या ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना भी सही नहीं है। 50 दिन बचे हैं और अगर पूरी की पूरी ग्रुप की क्लासेस बची हुई हैं, तो मैं बोलूंगा ये फिर चैलेंजिंग हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए जेन एग्जाम देने के चक्कर में क्लासेस भी अच्छे से ना कर पाएं और बिना क्लास के ही अपना वापस 2 महीना वेस्ट कर दें। तो बेटर ये होगा कि आप डिसाइड कर लो कि भाई मेरा पूरा ग्रुप 2 बचा हुआ है, मेरा ग्रुप 1 निकल चुका है, मुझे ग्रुप 2 की प्रॉपर क्लासेस करनी है, तो May 25 का टारगेट करूंगा, नई ग्रुप 2 की बैच जो आ रही है वहां से ज्वाइन कर लूंगा और बढ़िया से May 25 में एग्जाम दूंगा। अभी रिसेंटली मैंने जो रैंकर्स के इंटरव्यू लिए उसमें से 2 रैंकर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने अटेम्प्ट स्किप किए थे क्योंकि उनका बीकॉम का कॉलेज था। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि उनसे गड़बड़ हो गई कुछ,
भाई उनका टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, तो उन्होंने रियलिस्टिक और एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी डिसाइड करी कि हम ये वाला टाइम ना देकर अगला देंगे, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं क्लास खत्म करने का। तो अगर आप भी ये ऑप्शन 3 वाली कैटेगरी में हो तो आपको भी डेफिनेटली May 25 टारगेट करना चाहिए और अच्छे से शुरुआत से प्रॉपरली क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए, ताकि टाइम से आपकी क्लासेस खत्म हो और May 25 में आप ग्रुप 2 अच्छे से दे पाओ। ग्रुप 2 की भी नई बैच अभी रिसेंटली शुरू होने वाली है। तो ये हो गया उन बच्चों के लिए जिनकी परिस्थिति बहुत गड़बड़ थी भाई, जिनकी क्लासेस हुई नहीं थी या बहुत खराब तरीके से हुई है। फिर आते कैटेगरी क्यू में, जो बच्चे 50-60% लगभग क्लास कर चुके, लेकिन अभी भी उनका क्लास का काफी पोर्शन बचा है और रिवीजन भी बचा है। तो अब ध्यान से सुनो, आने वाले 10 दिनों में टारगेट करो कि तुमको क्लास खत्म करनी है। अब उन 10 दिनों में अगर तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कोई बचे हैं तो बाकी चैप्टर छोड़ के पहले इंपॉर्टेंट में फोकस करो और उन 10 दिनों में पहले इंपॉर्टेंट कर डालो और 10 दिन के बाद रिवीजन स्टार्ट कर दो। सर 10 दिन में क्लास नहीं हुई तो भी रिवीजन स्टार्ट कर दो, बाकी बचे हुए टाइम में बची हुई क्लासेस करना। पर आने वाले 10 दिनों में एकदम फुल फ्लेजेड तरीके से जितना ज्यादा पोर्शन कवर कर सकते हो कर लो और लेट मत करना, क्योंकि मिनिमम 1 महीना तो चाहिए ना रिवीजन के लिए। ठीक है, नाउ वॉच द वन शॉट रिवीजन ऑफ चैप्टर्स इफ द क्लासेस फॉर देम कैन नॉट बी डन। अगर तुम्हारा 10 दिन के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैंने ये इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लिया, अब ये 2-3 चैप्टर मेरे बच गए हैं और इनकी क्लासेस करने का मेरे पास समय नहीं है, मैं रिवीजन करना शुरू कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, जो चैप्टर छोड़ रहे हो ना उनका वन शॉट रिवीजन कर लेना। ऐसा नहीं है कुछ नहीं समझ में आएगा, छोड़ने से तो बेटर ही होगा। ठीक है, और अब क्योंकि तुमको फास्ट पेस में चीजों को करना है, तो अब कहीं कोई डाउट आता है ना तो बहुत ज्यादा उसमें स्टक मत हो जाओ, थोड़ा सा सोचो, होता है तो ठीक है, नहीं तो मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि समय कम है ना, कवरेज ज्यादा चाहिए, समझ रहे हो, डेप्थ से ज्यादा कवरेज चाहिए। ऐसा ना हो जाए एक में ज्यादा डाउट पूछने के चक्कर में एक चैप्टर ही पूरा छूट जाए। ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली तुम्हारे पास समय कम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने रेगुलर बैच ली होगी और PYQ RTP के जो लास्ट के मैंने लेक्चर्स लिए हैं 12-15, डेफिनेटली तुम छोड़ने का सोच रहे होगे क्योंकि टाइम कम है। तो मैं ये बोलूंगा कोई बात नहीं, तुम्हें अगर PYQ RTP के डिटेल्ड लेक्चर नहीं करने 3-3 घंटे वाले जो मैंने क्लास में करवाए हैं, तो मैंने उसी का एक शॉर्टर वर्जन यूट्यूब में डाला हुआ फोकस बैच के नाम से। उस फोकस बैच में मैंने बिल्कुल कम समय में टू द पॉइंट जाकर PYQ और RTP के वो क्वेश्चन जिनमें कुछ स्पेशल पॉइंट है उस क्लास में करवाया हुआ स्पीड में, तो वो जरूर देख लेना, ताकि ऐसा ना हो जाए कि पूरा का पूरा PYQ RTP तुम्हारा छूट जाए, क्योंकि PYQ RTP छूटना मतलब वेराइटीज ना पता होना। तो भाई PYQ RTP कर जरूर लेना, अगर क्लासेस से नहीं कर पा रहे, सेल्फ नहीं कर पा रहे, प्लीज फोकस बैच देख लेना, सभी के लिए बोल रहा हूं मैं। अच्छा, आपका रिवीजन भी फास्ट पेस में होना चाहिए, तो अब जब आप रिवीजन करने जा रहे हो तो फिर आपको ब्लेंडेड फॉर्म में करना चाहिए, मतलब जैसे चैप्टर उठाया, उसका वन शॉट वीडियो देखा 2x में, उसके बाद जाके सेल्फ स्टडी करी, सीधे सेल्फ स्टडी करने बैठोगे ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, दूसरा एक टारगेट बना लो कि भाई 25 दिसंबर से पहले मुझे एक मॉक टेस्ट पेपर तो देना ही है। सर मान लो रिवीजन नहीं हो पाया पूरा, तो 80% तो कंप्लीट करने का टारगेट करो, उतना तो कर ही लोगे, उतना टाइम तो है। 80% सिलेबस कंप्लीट करके भी एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर दे देना, क्योंकि उसके बाद उतना ही टाइम बचेगा कि तुम अपनी वीकनेस को देख के थोड़ा बहुत करेक्ट कर पाओ। एकदम पेपर से पहले मॉक टेस्ट दोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। तो 25 दिसंबर डेडलाइन तक एक मॉक टेस्ट जरूर देना, उस मॉक टेस्ट पेपर को इवैल्यूएट करके देखना गलती कहाँ करते हो, टाइम मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ हो रही है, सिली मिस्टेक हो रही है, ताकि वो सेम गलती पेपर में ना हो। ठीक है, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर अभी भी तुम्हारा 50-60% क्लास हो गया है, मैं बोलता हूं तुम्हारे फेयर चांसेस हैं आने वाले अटेम्प्ट में Jan 25 में निकालने के, तो स्किप करने का तुम बिल्कुल मत सोचना। ठीक है, क्योंकि काफी पोर्शन तुमने कर लिया है और बाकी जो मैंने तुमको टिप्स बताई उनको फॉलो करना। थर्ड कैटेगरी R, जिनकी रेगुलर क्लास डन हो चुकी है या फिर जो भी वो फास्ट ट्रैक क्लास कर रहे थे वो डन हो चुकी है, बट अभी भी उनका रिवीजन पेंडिंग है। तो भाई ठीक है, अब हो गया ना, अब देखो 50 दिन बचे हैं, बिल्कुल सही टाइम है, अच्छे से रिवीजन हो सकता है, पर अब ढीले मत पड़ना बिल्कुल भी। अब पूरा फोकस तुम्हारा रिवीजन पर होना चाहिए। अगर तुम्हें कहीं जरूरत महसूस होती है, तुम्हें लगता है रिवीजन का पेस बहुत स्लो जा रहा है या फिर चीजें रिकॉल नहीं हो रही, फिर से क्लासेस मत देखने लग जाना। जिन भी जगह पर प्रॉब्लम हो रही वहां पर वन शॉट्स देख लेना मेरे। ठीक है, कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं। और एक टारगेट बनाओ कि तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन मतलब डिटेल रिवीजन, जिसमें मैं ज्यादातर चीजें लिख लिख कर करता हूं, बड़े बड़े क्वेश्चंस लिख लिख कर करूंगा और PYQ RTP भी चैप्टर वाइज करता जाऊंगा। तो अभी देखो नवंबर का लगभग पूरा महीना, 20 दिन तो तुम्हारे पास बचे हैं। उन 20 दिन में 30 नवंबर तक का टारगेट करो कि मेरा फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। ये फर्स्ट रिवीजन का टारगेट करो 30 नवंबर तक खत्म विद PYQ RTP। और उसके बाद सुनो मेरी बात ध्यान से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर तुमको देने ही देने हैं। एक मॉक टेस्ट पेपर दो, फिर इवेल्युएट करो, फिर दूसरा दो, उसको इवेल्युएट करो। दोनों में जो तुमको वीक एरियाज पता चल रहे हैं, फिर तुम दिसंबर के महीने में उन वीक एरियाज पर काम करोगे। समझ रहे हो? PYQ RTP अगर तुमने अच्छे से नहीं किया है या फिर PYQ RTP कर तो लिया
लेकिन उसको रिवाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम भी फोकस बैच का यूज कर सकते हो। जैसे मेन कंटेंट को रिवाइज करने के लिए वन शॉट रिवीजन है, वैसे पीवाईक्यू आरटीपी को रिवाइज करने के लिए मैंने फोकस बैच बनाया हुआ है, ठीक है। सो डोंट थिंक ऑफ व्हाट इज नॉट डन। अब तुम्हें ये नहीं देखना कि क्या नहीं हुआ, तुम्हें ये देखना कि क्या और हो सकता है। समय है, 50 दिन है, डेफिनेटली तुम क्रैक कर सकते हो, और सिर्फ पास नहीं, अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हो। तो प्लीज अपना टारगेट हाई रखो, अपना पॉजिटिविटी रखो, एटीट्यूड अच्छा रखो। मैं बता रहा हूं 50 दिन में तुम बढ़िया से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। एकदम भिड़ जाओ, लग जाओ, शेड्यूल बनाओ, और अब जीवन में सिर्फ एक ही मिशन होना चाहिए आने वाले 50 दिन तक, सी इंटरमीडिएट जेन 2025, ठीक है। चलो, अब ये है सबसे सुपर कैटेगरी भाई, जिन्होंने टाइम से क्लास कर ली थी, टाइम से रिवीजन शुरू कर दिया था, टाइम से रिवीजन खत्म कर दिया। अब इन लोगों के साथ एक ही दिक्कत होने के चांस है, ओवर कॉन्फिडेंट या लेजी। भाई ये दो चीजों से तुमको बचना है। तो अगर तुम्हारा फर्स्ट डिटेल्ड रिवीजन हो गया है तो चलो, अब मॉक टेस्ट पेपर नए वाले अगर नहीं आए हैं तो पुराने वाले मॉक टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कर लो, पर एक प्रैक्टिस चालू रखो। मई 24 का पेपर सॉल्व करो, सितंबर 24 का पेपर सॉल्व करो, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हें इवेल्युएट पता चलेगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन में कहाँ कमी है। तुम्हारी प्रैक्टिस होगी टाइम मैनेजमेंट की, तुम वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किसमें और काम किया, क्योंकि तुम्हारे पास समय है सुधारने का उसको और अच्छे नंबर लाने का। डू द पीवाईक्यूज आरटीपी विद मोर डिटेलिंग इफ नॉट डन अर्लियर। कई बार क्या होता है, रेगुलर क्लास करते समय कुछ बच्चे स्किप कर देते हैं पीवाईक्यू आरटीपी लेक्चर्स, मेरे लास्ट वाले, कहते हैं अरे टाइम लग रहा है। अगर तब नहीं किया था अब कर लो भाई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर स्टडी मट अच्छे से हो गया है तो अब ज्यादा नंबर लाने के लिए तुमको वेराइटीज देखनी पड़ेंगी क्वेश्चंस की, ठीक है। और थ्योरी की सीरीज, जैसा कि मैंने बोला था, दिसंबर में मैं लेकर आने वाला हूँ। थ्योरी के चार्ट वर्क इन प्रोसेस चल रहा है। इस बार मैंने ऐसा प्लान किया कि वो पूरी की पूरी थ्योरी एकदम कम से कम समय में आपको रिवाइज करवा पाऊँ, ठीक है। डू मोर एंड मोर रिविजन्स इफ द टाइम अलाउज। अब मॉक टेस्ट पेपर्स एक्सेट्रा देने के बाद फिर समय बचेगा ना, तो और रिवीजन करो। एक बार रिवीजन हो गया, दूसरी बार करो, दूसरी बार हो जाए तीसरी बार करो, है ना। फिल्टर करते जाओ क्वेश्चंस को कि भाई मेरे को इन इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, तो फिल्टर डाउन करते जाओ, ताकि लास्ट के 1.5 डेज में तुम्हें पता रहे कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। डोंट ब्रेक द पेस। एक अच्छा पेस बना है, तुम डे 1 से लेकर अभी तक बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हो, तो इसको प्लीज मेंटेन रखो। बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, टारगेट जरूर तुमको हाई रखना है, 90+। सब कुछ सही चल रहा है तो 90+ का क्यों टारगेट ना करें भाई, सवाल ही नहीं उठता। देयर इज नो रीजन फॉर यू टू स्कोर लो। गेटिंग मी? चलिए जी, ऑल राइट। फ्री रिसोर्सेज मेरे बता देता हूं, जिनका मैंने बार बार रेफरेंस भी दिया है। सबसे पहला है सर मेरा वन शॉट रिवीजन, जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है। ऑब्वियसली कॉस्टिंग के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करी थी करीबन मई एग्जाम से पहले, बट डेफिनेटली वो आपके लिए अभी भी एप्लीकेबल और रेलेवेंट है। तो इसमें मैंने कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए हैं, स्टडी मटेरियल के जो एग्जॉस्टिव प्रॉब्लम्स है वो करवाएं, और ये चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलेगा, एक चैप्टर का एक वीडियो, ठीक है। टोटल 13 वीडियोज़ हैं। मैंने यूनिट बैच और जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाया, ज़रूरत नहीं उनकी। और ये अल्टीमेट्स ये यूट्यूब चैनल पर है, तो उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना। और प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दी इस वीडियो के, ताकि तुम्हें ढूंढना ना पड़े, सीधे जाके तुम प्लेलिस्ट को क्लिक करो और अपने पास बुक मार्क कर लो। दूसरा है फोकस बैच। अगर तुम्हें कम समय में पीवाईक्यू आरटीपी के वो पार्ट को टू द पॉइंट समझना है, जो उसमें नए नए पॉइंट्स आए हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जिससे तुम्हें और वेराइटीज कवर हो, जिससे तुम्हें और एडजस्टमेंट्स पता चलें, तो भाई तुम फोकस बैच देख सकते हो। 33 लेक्चर्स हैं 1 आवर के। क्या बात करो सर आप? यस। तो केवल 33 आवर्स में, यस, केवल 33 आवर्स में मैंने पूरा का पूरा पीवाईक्यू आरटीपी ऑफ एवरी चैप्टर आई हैव कवर्ड हियर। सो अल्टीमेट्स ये यूट्यूब चैनल पर ये भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, ठीक है जी। ऑल इंडिया रैंकर 8 सोनाली मिश्रा ने रिकमेंड किया है कि उन्होंने अपनी क्लासेस के बाद पीवाईक्यू आरटीपी को कम समय में रिवाइज करने के लिए फोकस बैच यूज किया था, एंड यू कैन सी द रिजल्ट, 77 इन कॉस्टिंग, ऑल इंडिया रैंक 8, तो रिकमेंडेड बाय रैंकर्स भी है। थ्योरी चार्ट रिवीजन में लेकर आने वाला हूं, आप अपनी बाकी चीजें निपटा दीजिए, मैं भी इस पर लगा हुआ हूं, पर मैं चाहता हूं कम समय में आपकी थ्योरी कवर हो पाए, उसके लिए मैं कुछ रिसर्च और मैं कुछ काम कर रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये मैं बिल्कुल लाइव लूंगा अल्टीमेट्स ये यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना टू गेट द अपडेट्स। मेरा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रणव, @learn with प्रणव, ठीक है गाइस, ऑल राइट एवरीवन। चलिए जी, तो ये वन शॉट रिवीजन है, जहां पर आप देख सकते हो करीब करीब 2,57,000 व्यूज ऑलरेडी इंडिया से मिल चुके हैं, और फोकस बैच जहां 77,000 व्यूज हमारे ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं पूरी प्लेलिस्ट में। और आप ultimatec.com विजिट कर सकते हो कॉस्टिंग के रेगुलर लेक्चर्स या कॉस्टिंग के फास्ट ट्रैक लेक्चर या सीए फाउंडेशन के दूसरे कॉम्बोज के लिए, सीए इंटर के कॉम्बोज के लिए, सीए फाउंडेशन और इंटर की बुक्स के लिए। एंड अगर आपको कहीं भी तकलीफ आती कोई भी कोर्स को बाय करने में या फिर
ऐप को यूज़ करने में या लेक्चर्स को देखने में। तो यहाँ पर ना आपको टेक्निकल सपोर्ट फॉर्म का QR कोड दिख रहा है, आप उसको स्कैन कर लेना। अगर एडमिशन लेते समय आपको काउंसलिंग चाहिए, हेल्प चाहिए, तो ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस पर कॉलिंग या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। हमारी टीम बहुत ही जल्द आपको कॉल बैक करेंगी, या फिर अगर अवेलेबल होंगे तो कॉल उठा लेंगे, और व्हाट्सअप पे भी आपसे यहाँ पर चैट हो सकती है। ठीक है जी, तो ऑल द बेस्ट गाइस। आई होप आने वाले 50 दिन में आप अपना बेस्ट देने वाले हो। ठीक है, हम सब ने मिलकर अभी तक काफ़ी एफर्ट डाला है Gen 25 के लिए, और मुझे पता है अगर हम इस एफर्ट को और 50 दिन खींच लेते हैं ना, तो रिजल्ट इज़ अमेजिंग। ठीक है, बिल्कुल आने वाला है। तो प्लीज़ इस मेहनत को वेस्ट ना होने दें। मेरी, आपकी, हमारे पेरेंट्स की, पूरी फैमिली की, सबकी मेहनत उसमें लगी हुई है। ठीक है, और प्रेशर बिल्कुल ना लें। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, हमको आपको प्रेशर नहीं डाल रहे कि आपको अच्छा करना है, क्योंकि आप अच्छा कर सकते हो, इसलिए आपको अच्छा करना चाहिए। तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपने माइंड एंड फिजिक दोनों का ध्यान रखें, ताकि आप अपना परफॉर्मेंस भी बढ़िया दे पाएँ। सिर्फ प्रिपरेशन में फोकस नहीं, ये भी ध्यान रखें कि परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए। So all the best guys, stay positive, stay healthy, and see you soon.